तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से उसी क्रम में एक दूसरी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की घटना की बात करूं उससे पहले याद करा दूं कि कल मैंने आपको निकिता यादव की खौफनाक कत्ल की कहानी सुनाई थी। एक तरफ उसका जो बॉयफ्रेंड था वो सगाई करके आता है, आने के बाद निकिता का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद फिर जाता है, बाकायदा शादी करता है, अपनी वाइफ के साथ 2-3 दिन टाइम स्पेंड करता है, एक दूसरे फंक्शन में जाता है और वहीं से गिरफ्तार हो जाता है। आज की जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूँ, ये घटना भी ठीक उसी टाइम घट रही थी जिस टाइम निकिता का जो बॉयफ्रेंड साहिल था निकिता का कत्ल कर रहा था। वहीं इस केस में भी एक कत्ल का प्लान हो रहा था और शायद कत्ल हो चुका था और लाश को ठिकाने लगाया जा रहा था। आज की कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के भिंड में एक गांव लगता है कोट परोसा। दरअसल इसी कोट परोसा इलाके में एक परिवार है। एक गांव में परिवार में एक 30-35 साल का लड़का जिसका नाम मोनू भदौरिया किसी काम से बाहर गया था। बाहर से आ रहा था, आने के बाद परिवार वाले उसका इंतज़ार करते हैं। उसकी बीवी थी, उसके पिताजी थे, माँ थी। सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद शाम को आएगा और साथ में बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और वहीं जो मोनू था वो आ नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों की जो चिंता थी बढ़ती जा रही थी। परिवार वाले फ़ोन करते हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ। आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी को मोनू का कुछ आइडिया है। यहाँ से भी परिवार वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दोस्तों से पूछते हैं कि क्या मोनू शायद उनके यहाँ तो नहीं चला गया, तो पता चलता है कि मोनू वहाँ भी नहीं गया। अब वक्त गुजरता जा रहा था, शाम भी होती जा रही थी। आमतौर पे मोनू कभी ऐसा करता भी नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो परिवार वाले थे उनकी चिंता बढ़ रही थी, मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। लिहाजा जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है और परिवार वालों को मोनू का कुछ पता नहीं चलता, तो अंत में थक हार कर चारों तरफ रिश्तेदारी में, दोस्ती यारी में पूछताछ करके जब थक जाते हैं, कहीं से कुछ मिलता नहीं, तो अंत में जो मोनू के पिता थे वो कोट परोसा गांव के जो थाना लगता था, गोहद चौक थाना, उसी थाने में जाते हैं। जाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि साहब, मेरा बेटा किसी काम से बाहर गया था, बाहर से वो लौट के आया, ट्रेन से ग्वालियर पहुंचा, ग्वालियर तक बात हुई, उसके बाद वो बस में बैठा, बस से वो कहाँ उतर गया, उसे क्या हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा। अब ये बात जब थाने में उसके पिता बोलते हैं तो वहाँ के जो एसीपी थे उनके पास भी ये मामला जाता है। शैलेंद्र सिंह के पास ये मामला जाता है। मामले को सुनते हैं, सुनने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हैं कि कोई आदमी कहीं से आ रहा था, अचानक से गायब हो गया। फौरन ही इस आदमी की यानी मोनू की लास्ट लोकेशन निकालने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जाते हैं। जो भी संबंधित कंपनी थी, जो भी सिम का नंबर था, उसे लिया जाता है, उससे संबंधित कंपनी को फ़ोन किया जाता है, नंबर निकालने की कवायद शुरू होती है और अंत में जो मोनू का लोकेशन निकला लास्ट, वो गोहद थाना था। अब ये बात जैसे ही एसपी हों, चाहे वहाँ के लोग हों, जब ये बात वो देखते हैं कि लास्ट लोकेशन तो हमारे ही थाना क्षेत्र की है, तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ी चौंकाने वाली लगती है कि एक आदमी जो कहीं बाहर गया था, बाहर से वो सुरक्षित आ गया, अपने ज़िले भर में वो सुरक्षित रहा और अपने थाने में आके अचानक से गायब कैसे हो गया। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये किसी दोस्त के यहाँ ना चला गया हो। हालांकि पिता ने, बाकी परिवार वालों ने पूछताछ कर ली थी, लेकिन पुलिस का अपना तरीका होता है, उनका अपना अंदाज होता है। इसीलिए पुलिस वाले जो मोनू था उसके दोस्तों से, उसके सगे संबंधियों से, या फिर ऐसी ऐसी जगह या फिर ऐसे कुछ अड्डे जो हर इंसान के होते हैं, पुलिस वाले बारी बारी से हर जगह पे जा रहे थे, हर जगह से पूछताछ कर रहे थे, सबसे छानबीन कर रहे थे, लास्ट लोकेशन खंगाली जा रही थी, चीज़ों को जीरो इन किया जा रहा था। पुलिस वाले सबसे पहले जो मोनू के पिता थे उनसे पूछते हैं कि क्या आपको किसी पे शक है। अब मोनू के पिता जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है कि उनका बेटा बड़ा सीधा सज्जन सा आदमी है, छोटा मोटा बिजनेस है, बहुत पैसे भी नहीं हैं। आमतौर पे मैंने कई बार कहा है कि या किडनैपिंग हो या मर्डर हो, या तो कोई रंजिश हो या तो पैसे का मामला हो, लेकिन मोनू के पास ना इतने पैसे ही थे
ना इतनी कम उम्र में किसी से रंजिश थी। पिता जब ये बात सुनते हैं, पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं, तो पिता भी कहीं ना कहीं चौंकते हैं। चौंकने की बात कहते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी आखिर किसी से क्या रंजिश होगी, किसी से क्या दुश्मनी होगी, ना ही इतने पैसे हैं कि कोई हमारे बेटे को उठा लेगा, पैसे की मांग करेगा भी तो हम दे नहीं पाएंगे। बहरहाल अब एसपी जब ये बात सुनते हैं कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी पे कोई डाउट नहीं है, तो एसपी साहब भी अब अलग अलग एंगल पे कयास लगाते हुए अंधेरे में तीर चलाने लगते हैं। कभी माँ बाप से पूछताछ करते कि कोई ऐसी घटना घटी हो, किसी ने कोई धमकी कभी दी हो, आपको कोई छोटी से छोटी बात याद हो, परिवार में अगर कोई कलेश हुआ हो, कोई भाई हो, कोई मौसी का लड़का, मामा का लड़का, किसी से कोई बात हुई हो, तो आप प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि बिना ऐसी चीज़ों को जाने केस को सुलझाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब पुलिस वाले जब माँ बाप से पूछताछ करते हैं तो माँ बाप तो बड़े शांति से जवाब देते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले इस मोनू की पत्नी रेखा तोमर से पूछताछ करते हैं तो रेखा का जो लहजा था कहीं ना कहीं कुछ इस तरह लड़खड़ा रहा था कि मानो ऐसा लग रहा हो कि ये जो रेखा है कुछ छुपा रही है। अब मैंने हर बार कहा है कि जो पुलिस वालों की नज़र है बड़ी पारखी होती है। अगर कोई झूठ बोले, कोई छुपाए, तो पुलिस वाले फ़ौरन इस चीज़ को भांप जाते हैं। जब महिला पुलिस इस रेखा से पूछताछ कर रही थी कि आपको किसी पे डाउट है, अमूमन आपके पास ये रहते हैं, आप ही के पास सबसे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो क्या कभी रात में सोते टाइम या फिर खाने के बाद कुछ ऐसी चर्चा उन्होंने की होगी कि कोई टेंशन है या फिर कोई और बात है? तो रेखा से जब ये बात पूछी जा रही थी तो रेखा का लहजा जब लड़खड़ा रहा था तो जो एसपी साहब थे शैलेंद्र सिंह, वो इस बात को भांप जाते हैं और उन्हें लगता है कि हो न हो ये जो रेखा है कुछ तो ऐसा है जो छुपा रही। पुलिस वाले ये चीज़ भांपते हैं। भांपने के बाद रेखा से घुमा के अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं और तब तक रेखा को घुमाते हैं जब उसकी जबान सच में न टूट जाए और लड़खड़ाने लगे। रेखा किसी सवाल का कुछ जवाब देती, कुछ ऐसे जवाब देती जिससे रेखा के ऊपर शक और गहरा होता जा रहा था। और काफ़ी देर तक पूछताछ करने के बाद जब पुलिस वालों को लग ही जाता है कि हो ना हो जो रेखा है कुछ ऐसा जानती है जो शायद इस केस को सुलझाने में मदद करे, और शायद इस मोनू के गायब होने में रेखा का ही हाथ है। पुलिस वालों को जब इस बात का पुख्ता यकीन हो जाता है तो पुलिस वाले अब रेखा से अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करते हैं। जब पूछताछ पुलिसिया अंदाज में होती है तो रेखा ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बस एक नाम बताती है, नाम अनुराग चौहान। पुलिस वाले ये नाम सुनते हैं, रेखा से अनुराग का लोकेशन मंगवाते हैं, पूछते हैं कि अनुराग कहाँ का रहने वाला है। रेखा लोकेशन बताती है, एड्रेस दे देती है, फ़ोन नंबर दे देती है। पुलिस वालों की एक टीम फ़ौरन जाती है, अनुराग को उठाती है, उठाने के बाद थाने लाती है, और थाने ले जाने के बाद जब इन दोनों को अगल बगल बैठाया जाता है और कहानी पूछी जाती है तो रेखा ने जो कहानी सुनाई उस कहानी के हिसाब से जो रेखा थी उसकी शादी मोनू से कुछ साल पहले ही हुई थी, लेकिन शादी से पहले रेखा का इसी अनुराग से अफेयर था। रेखा इसी अनुराग से शादी करना चाह रही थी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कई बार ऐसा होता है कि बेटियों का जो खुशियों का गला होता है उसे माँ बाप घोट देते हैं, अपनी मर्जी से शादी करा देते हैं। और बेटियां भी कई बार अपने माँ बाप की इज्जत, अपने माँ बाप की उस पगड़ी को झुकने नहीं देना चाहती। माँ बाप जहाँ कहते हैं वही शादी कर लेती हैं, अपना पक्ष रख नहीं पाती हैं। और ऐसा ही कुछ रेखा के भी केस में हुआ। रेखा के माँ बाप मोनू से शादी फिक्स करते हैं। रेखा कह भी नहीं पाती कि मुझे अनुराग पसंद है, मैं अनुराग से शादी करना चाहती हूँ। अनुराग को छोड़ के रेखा इस मोनू से शादी कर लेती है, लेकिन शादी करने के बाद भी रेखा ने अनुराग के नाम का पहला अक्षर यानी ए लेटर को अपने हाथ पे टैटू बनवाया था। शादी होती है, शादी होने के बाद एक दो दिन जैसे ही बीतते हैं, बीतने के बाद जो मोनू था उसकी नज़र रेखा के हाथ पे बनी इस टैटू पे जाती है। अब मोनू ये टैटू देखता है तो उसको समझ नहीं आता कि लड़की का नाम तो रेखा है, अगर अपने नाम का बनवाया है तो कायदे से आर होना चाहिए। परिवार में कोई ए नाम से है नहीं, कोई भाई ए नाम से नहीं, कोई बहन ए नाम से नहीं, ना माँ ए नाम से, ना पापा ए नाम से, तो आखिर ये नाम का राज क्या है? मोनू
ये बात जब देखता है कि उसके हाथ पे टैटू है तो मोनू फ़ौरन रेखा से पूछता है कि ये किसका नाम है। अब रेखा जब देखती है कि मोनू ये वाले टैटू को देख चुका है तो इधर उधर बातों को घुमाती है, तरह तरह के बहाने बनाती है, लेकिन मोनू था कि जिद पे अड़ जाता है। कहता है कि बताओ कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारे पिता से पूछूंगा। बहरहाल रेखा कुछ बताती नहीं। मोनू उसके पिता को फ़ोन करता है अपने ससुराल में, पूछता है कि कोई आपके घर में ए नाम का आदमी है। वहाँ से पता चलता है कि कोई ए नाम का आदमी तो है ही नहीं। अब मोनू की जो शक की सुई थी कहीं ना कहीं रेखा के ऊपर और गहराती चली जाती है। मोनू आए दिन फोर्स करता, कहता बताओ कौन है। इन दोनों के बीच इसी चीज़ को लेकर झगड़ा भी होने लगा। और जैसे जैसे मोनू और रेखा के बीच झगड़ा हो रहा था, कहीं ना कहीं मोनू और रेखा की शादीशुदा जिंदगी में अनुराग का प्रेजेंस यानी उपस्थिति जो थी बढ़ती जा रही थी। मोनू लड़ झगड़ के जब जब रेखा से जाता, रेखा अपने दिल की बात अपने उस पुराने प्रेमी को, अपने आशिक को फ़ोन करती, फ़ोन करके बताती कि आज अनुराग ने मुझे ये, माफ़ कीजिएगा, आज मोनू ने मुझे ये कहा है, मोनू ने आज ऐसे चिल्लाया, ऐसे डांटा। अब मोनू जब डांटता, रेखा बताती, तो जो अनुराग था वो भी प्यार करता था। कहते हैं कि इसको और जंग में सब जायज़ है, न खून की चिंता हो जाती है, ना पैसे का मोह रह जाता है, न सम्मान की चिंता रह जाती है, दिखाई बस सामने वाला ही देता है। तो जब मोनू डांटता और रेखा शिकायत करती तो जो अनुराग था उसका गुस्सा जो था कहीं ना कहीं सातवें आसमान पे पहुंच जाता। वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे मोनू भी जान गया कि किसी अनुराग नाम के लड़के से बात करती थी, उसका बॉयफ्रेंड था। जब ये बात जानता है तो जानने के बाद कहता है कि चलो जो तुम्हारा पास्ट था, जो तुम्हारा इतिहास था, मुझसे पहले तुम किससे बात करती थी, किससे प्यार करती थी, उसमें मुझे ज़्यादा नहीं घुसना है, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो और मेरा नाम ए से नहीं है, तो कम से कम इस टैटू को या तो हटवा दो या तो मॉडिफाइड करा दो, क्योंकि अगर कोई देखेगा तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आएगा, तुम्हें भी गलत समझेगा, मुझे भी हंसी का पात्र बनना होगा कि तुम्हारी पत्नी है किसी और के नाम का टैटू अपने हाथ पे लेके घूम रही है। तो ये चीज़ें बहरहाल ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो कि इस टैटू को या तो रिमूव करवा दो या तो कुछ इस पर फूल वगैरह बनवा दो, इस टैटू को कवर करवा लो। ये बात जब मोनू बोलता है और ये बात जब रेखा सुनती है तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मोनू ने उससे उसका कलेजा मान लिया हो। रेखा झुंझला के मना कर देती है, कहती है कि मैं इस टैटू को मरते दम तक अपने हाथ से नहीं हटाऊंगी, क्योंकि ये मेरे प्यार की निशानी है। अब ये बात जब मोनू सुनता है तो उसका भी गुस्सा सातवें आसमान पे कि एक लड़की है, मुझसे शादी हुई है, किसी और के नाम का टैटू अपने हाथ पे लेके घूम रही है। अगर उसी से प्यार करना था तो मुझसे शादी क्यों की। मोनू भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। अब इसी टैटू को लेके इन दोनों के बीच आए दिन तकरार होने लगी, और जैसे जैसे तकरार बढ़ती जा रही थी, अनुराग और रेखा के बीच का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। दोनों एक दूसरे से अब घंटों बात करते, एक तरह से फ़ोन पे ही सोते, खाना पीना जो भी होता एक दूसरे को बताते कि तुमने खाया या नहीं खाया, आज मोनू ने तुमको परेशान तो नहीं किया। रेखा का भी अटैचमेंट बढ़ता जा रहा था, अनुराग का भी अटैचमेंट बढ़ता जा रहा था, और इसी बीच मोनू जो था उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, आए दिन झगड़ा भी होता जा रहा था। तो ये चीज़ें जब बीतती गई, साल 2023 आ गया, तो जनवरी महीने में जो झगड़ा था कुछ ज़्यादा ही होने लगा। झगड़ा होता, मोनू डांटता चिल्लाता, अनुराग समझाता, तो अंत में जब ये चीज़ें काफ़ी बढ़ गई तो रेखा को लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए, ये मोनू मेरी लाइफ से अगर चला जाता और अनुराग मेरी लाइफ में आ जाता तो शायद मेरी लाइफ एकदम गोल्डन हो जाती। अब इसी चीज़ को लेकर रेखा जो थी तरह तरह की चीज़ें सोचने लगती है कि क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन अब शादीशुदा हूँ तो ऐसे भाग के भी नहीं जा सकती, और बिना तलाक दिए मैं अनुराग से शादी भी नहीं कर सकती, मोनू है कि तलाक देगा नहीं। अब जब सारे दिमाग, सारे आंकड़े, सारी चीज़ें बैठा लेती है, अंत में उसे लगता है कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। तो अंत में जो अनुराग है और जो रेखा है उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान बनाने के साथ साथ प्लान को एग्जीक्यूट करने का भी आइडिया आया कि कैसे क्या कुछ करना है। डेट फिक्स हुई, सारी चीज़ें हुई, और अब बारी थी सही समय के आने का। बहरहाल वक्त गुजरा, वो समय भी आ गया, और 9 फरवरी को जो रेखा थी वो मोनू को फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ पहुँचे हो। मोनू बताता है कि मैं ग्वालियर अभी 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा।
उसके बाद बस पकड़ूंगा, बस पकड़ के आ जाऊंगा। सारा अपना रोड मैप बताता है और यही सेम बात जो रेखा थी अपने बॉयफ्रेंड अनुराग को बताती है। अनुराग जैसे ही ये बात सुनता है तो उसके दिमाग में पहले ही से सारा प्लान था। अनुराग अपने एक दोस्त की बाइक लेता है, बाइक लेके फ़ौरन भाग के ग्वालियर के उस रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है। स्टेशन पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद इंतज़ार करता है। मोनू आता है। आने के बाद अब यहाँ से जो अनुराग था उसका चक्रव्यूह चालू हो जाता है। मोनू आता है, अनुराग कुछ बोलता नहीं, बस उसके बगल चुपचाप चलने लगता है। मोनू चलते चलते बस स्टैंड पे पहुंचता है। अनुराग भी उसके पीछे पीछे बस स्टैंड पे जाता है। मोनू बस में चढ़ता है, अनुराग भी बस में चढ़ता है। मोनू बैठता है, अनुराग भी उसके बगल जाके बैठ जाता है। बैठता है, धीरे धीरे दोनों के कॉमन इंटरेस्ट को चेक करता है कि मोनू किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सी पार्टी में, उसके लाइफ में क्या कुछ है। उसी चीज़ को टटोलता है कि ये किस पार्टी को सपोर्ट करता है, इसकी क्रिकेट में कैसी रुचि है। और सेम टॉपिक पे जो अनुराग था वो मोनू से बात करने लगता है। अब अकेला सफ़र था, मोनू को भी लगता है कि कोई है नहीं और ये कितना अच्छा आदमी है, मेरे जैसा ही बात कर रहा है, इसकी सोचने की क्षमता मेरे जैसी है। मोनू भी उससे बात करने लगता है। बात करते करते धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। वक्त गुजरा, धीरे धीरे रास्ता भी कट गया। कब कट गया दोनों को पता नहीं चला। अंत में जो मोनू था बस से उतरता है और उसके पीछे अनुराग भी उतरता है। मोनू अपना रिक्शा वगैरह करने के लिए जाने लगता है, लेकिन इसी बीच पीछे से अनुराग कहता है कि रिक्शे से क्यों जा रहे हो? अभी मैं मेहगांव से मुरैना जा रहा हूँ और तुमको अभी मोमुना गांव छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम पैदल चले जाना। मेरी कार है, मेरे दोस्त हैं, तुम काहे परेशान हो? अभी रिक्शा करोगे, टेम्पो करोगे, पैसा दोगे, मौसम भी ठंडा है, तो एक काम करो मेरी कार में बैठो, थोड़ी और बातें हो जाएंगी, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब मोनू भी जब ये बात सुनता है तो एकदम खुश हो जाता है कि कितनी अच्छी बात है, एक आदमी है मुझे घर तक छोड़ दे रहा है। मोनू भी बिना कुछ सोचे समझे उस कार में बैठता है। बैठने के बाद अनुराग के साथ रवाना होता है। बातचीत होती रहती है और इसी बीच जो अनुराग था उसके साथ 2 दोस्त थे, शायद 3 दोस्त थे। अपने इन 3 दोस्तों के साथ मोनू के ऊपर टूट पड़ता है। टूटता है, गमछे से उसका गला घोंटता है, गला घोंट के मार देता है। अब कत्ल कर चुका था। और अगर सारी चीज़ें ध्यान से आप मैच कीजिए तो 1-2 घंटे के अंतर पे ही दिल्ली में भी सेम तरीके से कार में कत्ल हुआ था। कत्ल होता है, होने के बाद जैसे जैसे साहिल लाश को लेके घूम रहा था, सेम वैसे ही अनुराग अपने दोस्तों के साथ मोनू की लाश को लेके घूम रहा था। वक्त गुजरा, थोड़ा सा आगे ये लोग जाते हैं। अब लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाने लगते हैं। जिस समय जो साहिल था वो लाश को लेके फ्रिज के पास जाता है, ठीक उसी टाइम ये जो अनुराग था ये मोनू की लाश को अपने दोस्तों के पास से पंडेरी गांव के एक जंगल में लेके जाता है। जंगल सुनसान था, वहाँ पे कोई था नहीं। जंगल में लेके जाता है और लाश को गाड़ी से बाहर निकालता है। आसपास देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा। सारी चीज़ें गाड़ी की डिग्गी में पहले ही सी रखी थी, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा। लाश को बाहर निकालता है। निकालने के बाद लाश के ऊपर पेट्रोल डालता है, डाल के जला देता है। लकड़ी वगैरह का इंतजाम पहले से था। लाश को जलाता है, जलाने के बाद फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि उसके दिमाग में अभी कुछ और भी प्लान था। क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर अभी लाश जलाऊंगा और कोई देख लेगा तो भी दिक्कत हो जाएगी। लाश को जैसे ही माचिस लगाता है फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है। पूरे 24 घंटे का इंतज़ार करता है, साथ ही साथ चेक करता रहता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो अभी हाल में जंगल में गया हो, लाश को देख लिया हो। क्योंकि अगर देखा होता तो खबर आ जाती। वेट करता है, चेक कर लेता है। जब कोई खबर और नहीं आती तो फिर से जंगल में जाता है। देखता है कि लाश 80% जल चुकी है, लेकिन अब 20% बाकी है। फिर से उस 20% को इकट्ठा करता है, फिर से तेल डालता है, तेल डाल के फिर से आग लगाता है और इस 20% के भी जलने का इंतज़ार करता है। लाश फिर से जलाता है, यानी वो 2 दिन में 2 बार उसी लाश को जला चुका था। अब ये 20% भी जलते जलते 5 से 6% बचती है लाश, कुछ हड्डी ऐसी जो ना जल सके। जब देख लेता है कि अब लाश एकदम जल चुकी है, इसमें कुछ बचा नहीं है, आमतौर पे जैसे गांव में जलाते हैं महज उतना ही बचा है। अब फिर से वापस आता है, एक बोरा लेके जाता है। बोरे में जितनी भी हड्डियां थी, जितनी भी राख थी, उनको लेता है। लेने के बाद चंबल की नदी में उस राख को फेंक देता है, प्रवाहित कर देता है।
यानी कत्ल कर चुका था, लाश को जला चुका था, बची कुची हड्डियां भी फेंक चुका था। यानी अगर कायदे से कोई डीएनए भी उठाने आए तो सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे फॉरेंसिक लैब के हाथ भी कुछ ना लगता। इतना करने के बाद एकदम अपने घर जाता है, रिलैक्स होकर सोने लगता है कि मर्डर भी कर दिया, लाश भी ठिकाने लगा दी, मेरा कहीं नाम नहीं आएगा। चूँकि ना कोई कॉमन इंटरेस्ट है, ना कोई और चीज़ है, कोई मुझे पहचान नहीं सकता। इसका प्लान 90% तक सक्सेस भी हो चुका था, लेकिन वो तो भला हो उसकी पत्नी का, यानी मोनू की पत्नी का, जो घबराने के बाद अपना मुंह खोल देती है। वरना अगर ये मुंह ना खोलती तो शायद पुलिस को और मशक्क़त करनी पड़ सकती थी, या फिर हो सकता है कि ये राज जो है वो राज ही बना रहे। बहरहाल अभी ये मोनू गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ ही उसके 4 साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से मोनू की पत्नी, अनुराग और 2 दोस्त और 3 दोस्त। तो कायदे से 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इनके खिलाफ चार्जशीट बनेगी, मामला कोर्ट में जाएगा और जैसा कुछ होगा अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तरफ जहां एक प्रेमी अपने प्रेमिका का कत्ल कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपनी पति का कत्ल करवा चुकी थी। और कायदे से कहें तो उस प्रेमी के लिए नहीं, बल्कि उसके नाम के एक टैटू के एक अक्षर के लिए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा। कोई सुझाव हो और इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपने देश का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।